डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अ, इससे पहले हम डीएनए की कुछ थोड़ी सी जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको पढ़ना चाहेंगे। डीएनए कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला एक जेनेटिक मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। ये बात हम सब पहले से ही जानते हैं और छोटी क्लासों में आपने इसके बारे में और भी पढ़ा होगा। डीएनए जिन इकाइयों से मिलकर के बना होता है उन इकाइयों को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 जो मूलभूत कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है वो शुगर होता है और उसके साथ में फॉस्फेट जुड़ा होता है, यानी फर्स्ट शुगर, सेकंड फॉस्फेट और थर्ड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है। ये तीनों जो है मिलने के बाद में जो इकाई बनती है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा एक के बाद एक जुड़ करके एक स्टेंट के रूप में डीएनए को बनाते हैं और डीएनए के अंदर 2 स्टेंट एक दूसरे के पैरेलल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधित होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजनस बेस के मध्य पाए जाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इसमें 2 स्ट्रैंड स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पहला स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम का है और दूसरा स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम का होता है और इनके बीच में जो नाइट्रोजनस जो बेस है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधित है। इस प्रकार ये दोनों स्ट्रैंड है एक दूसरे के पैरेलल उपस्थित होते हैं और जब इसमें कोइलिंग हो जाती है तो ये इस प्रकार से आपको देखने को ये जो मॉडल है जो वॉटसन क्रिक के द्वारा दिया गया था वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है या वो वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 के अंदर और इन्होंने ही जो डीएनए है उसके जो मॉडल है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। डीएनए की जो संरचना है उसके बारे में अपन पढ़ें 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट तो देखते हैं कि जो डीएनए को बनाने के लिए 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो जिनमें 4 जो नाइट्रोजनस बेस है वो पाए जाते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन से, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है और इसमें जो प्यूरिन जो बेस है वो पिरिमिडिन बेस के बराबर संख्या में बराबर होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, चारकाफ नियम कहते हैं। डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है कि इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं जो इस तरीके से एक का 3 प्राइम होता है, दूसरे का 5 प्राइम होता है और इसी के पैरेलल जो स्ट्रैंड उपस्थित है उसमें 3 प्राइम की ओर 5 प्राइम होगा और 5 प्राइम की तरफ 3 प्राइम होगा। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो है लेकिन किस प्रकार से, एंटी पैरेलल, मतलब कि इसमें एक का 3 प्राइम एक और है तो दूसरे का उसी और 5 प्राइम होगा। ये जो है वॉटसन और क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया मॉडल के अंदर दिखाया गया है। इसमें न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो है वो जो स्ट्रैंड्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड है वो इस तरीके से 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये फॉस्फेट जो है और ये जो है पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर और इसके साथ जैसे थायमिन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से दूसरा एक न्यूक्लियोटाइड जिसके अंदर इसका ये जो शुगर है और ये फॉस्फेट है और ये इसका एडेनिन जो क्षारक है वो है। तो इस प्रकार न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट और न्यूक्लियोटाइड सेकेंड इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है और इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। और इस प्रकार डीएनए के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा एक के बाद एक जुड़ करके 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर और 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर एंटी पैरेलल एक दूसरे के द्वारा व्यवस्थित होते हैं।
जैसे ये जो डीएनए है उसका जो एक मॉलिक्यूल है उसको दिखाया गया है, जिसके अंदर अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें जो दो स्टैंड फर्स्ट और स्टैंड सेकंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल उपस्थित है, और इसमें जो एक जो कोइलिंग होती है उसके अंदर एक जो फोल्ड होता है, एक जो कोइल बनती है उसके अंदर जो है टोटल जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी संख्या जो होती है 34 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी के ऊपर ये स्थित हो, इसकी लंबाई जो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.34 nm इसके अंदर पाई जाती है। तो डीएनए स्ट्रैंड्स के जो बेसिक पेयरिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि जो डबल हेलिकल मॉडल है उसके अंदर अपोजिट जो स्ट्रैंड्स है वो एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक कोइलिंग के रूप में ये पाए जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो कि अपना आज का मुख्य टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन से क्या मतलब है? रेप्लिकेशन से मतलब ये है कि डीएनए के द्वारा एक कोई डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, रेप्लिकेशन की क्रियाविधि के द्वारा सेम वैसा का वैसा ही डीएनए जब बना देता है तो इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। हूबहू प्रति का बनना यानी उसकी रेप्लिका का बनना वो क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। जैसे इसके अंदर जैसे ये पूरा एक डीएनए का सेगमेंट है, इसके अंदर दोनों जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। जब रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होगी और नया जो स्ट्रैंड है वो नया जो स्ट्रैंड है इनके ऊपर सिंथेसाइज हो जाएगा। इस प्रकार जो मूल जो डीएनए था उससे दो डीएनए के जो मॉलिक्यूल बन जाएंगे और ये एक दूसरे की हूबहू क्या होंगे? प्रतिलिपि होंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जो रेप्लिकेशन है वो उसकी क्या मेथड होता है? इसका जो रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब ये होता है कि इसमें एक जो स्टैंड होता है वो तो क्या होता है कि मूल स्टैंड होता है, बेसिक स्टैंड होता है, टेम्पलेट स्टैंड होता है, और उसके ऊपर बनने वाला जो नया स्टैंड है वो नया बनता है। यानी कि एक जो स्टैंड रेप्लिकेट होकर बना है उसके अंदर आधा जो है भाग है डीएनए का वो तो क्या है? एक मूल डीएनए है, और आधा जो भाग है वो नया डीएनए। इस प्रकार ये जो बनता है उसके अंदर क्या है कि आधा जो भाग है वो क्या है? कंजर्व रहता है। अतः उसको अपन क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मेथड के नाम से इसको जानते हैं। इसमें ओरिजिनल डीएनए जो है वो आधे भाग में पाया जाता है और आधे भाग के अंदर नया जो रेप्लिकेटेड डीएनए पाया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या क्या जो इसकी विशेषताएं हो सकती है? पहली विशेषता इसके अंदर अपन देखें तो पहली विशेषता है कि द कोपिंग डीएनए इज रिमार्केबल इन इट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी कि जो बनने वाला जो नया डीएनए है उसमें एक स्पीड होती है, और वो एक उसकी जो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि उसकी सटीकता जो है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें नहीं होता। एक्यूरेसी का मतलब कि जो एडेनिन हमेशा थायमिन से और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ेगा। इसके अंदर इन्वॉल्व द अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स ऑफ द सिंथेसाइजिंग न्यू स्टैंड टू स्टैंड। सबसे पहले क्या होगा कि दोनों स्टैंड्स है वो दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग होंगे, इसको अनवाइंडिंग कहेंगे, और उसके ऊपर नया जो डीएनए है उसका सिंथेसिस किया जाएगा। मोर देन डजन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स पार्टिसिपेट इनटू द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर लगभग 1 डजन से 12 जो प्रोटीन्स है उससे 1 डजन से ज़्यादा जो प्रोटीन और एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल बिगिन एट द स्पेशल साइट called the origin of replication where the DNA strand are separate। देखो कि ये जैसे बहुत बड़ा डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के अंदर ऐसी कौन सा स्थान है जहाँ पर कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? तो इसके एक छोटे से भाग के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और इस छोटे से भाग को जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। देखते हैं कि इस
डायग्राम के अंदर अपन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या चीज़ है उसको समझेंगे, और ये किस तरीके से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या कार्य होता है वो देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखो है क्या। ए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है हंड्रेड्स ऑफ द इवन थाउजेंड्स ऑफ द रेप्लिकेशन ओरिजिन्स, यानी कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक का जो डीएनए एक विशाल डीएनए होता है, यदि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन केवल एक ही जगह पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो इस डीएनए को कॉपी होने में कई घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अतः जो विशाल जो डीएनए है वो कुछ ही समय के अंदर रेप्लिकेट हो जाए, इसके लिए क्या होगा कि इसका जो इसके अंदर जो रेप्लिकेशन होता है वो एक से अधिक स्थानों पर होता है, यानी कि जो यूकैरियोटिक जो डीएनए है उसके अंदर रेप्लिकेशन के लिए एक से अधिक क्या पाए जाएंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो वो है वो पाए जाएंगे, ओ आर आई जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको कहते हैं ओ आर आई पाए जाएंगे। और इसमें क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वे स्थान है जहाँ पर सबसे पहले डीएनए अनवाइंड होता है। जैसे यहाँ पे ये जो दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो क्या होंगे, अनवाइंड होंगे, यानी इन दोनों का अलग अलग होना क्या कहलाता है, अनवाइंड कहलाता है। और इसमें एक बबल बन जाता है, इसे रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं। और ये रेप्लिकेशन जो बबल है, जो यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन बबल एक से अधिक होंगे, यानी बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल बनते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उपस्थित होते हैं। एक्चुअली क्या मैकेनिज्म होती है कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन के अंदर अपन क्या किस मैकेनिज्म इसको सीक्वेंस के अंदर कैसे अपन पढ़ सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इज कैटलाइज्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज व्हिच नीड्स ए आरएनए प्राइमर। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है वो विशेष प्रकार के एंजाइम्स की उपस्थिति के अंदर इसमें रेप्लिकेशन होता है, और उन डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम्स को अपन क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और इसके रेप्लिकेशन के लिए क्या होता है, प्राइमर का उपयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि ये एक स्टैंड है, तो इस स्टैंड के ऊपर ये जो भाग है, सबसे पहले जो भाग बनता है वो क्या बनता है, आरएनए पॉलीमर बनता है। और इस आरएनए पॉलीमर के पर सिंथेसिस होने के बाद में इसके ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड होता है, और फिर बाद के अंदर इसकी जो नया स्टैंड है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये जो है इसके अंदर मूलभूत बात यह है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है, और इसमें आरएनए प्राइमर इस डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए का रेप्लिकेशन कर सके, इसके लिए हमें एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। और इस आरएनए प्राइमर का जो सिंथेसिस किया जाता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, यानी कि आरएनए जो प्राइमेज है, आरएनए प्राइमेज सिंथेसाइज जो आरएनए प्राइमेज जो होता है उसके द्वारा इस प्राइमर का सिंथेसाइज किया जाता है डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर। तो डीएनए पॉलीमरेज एडेड न्यूक्लियोटाइड टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑन द ग्रोविंग स्ट्रैंड, यानी कि क्या होता है कि जो डीएनए अब जब आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा प्राइमर का सिंथेसाइज कर दिया जाता है, तो आरएनए जो प्राइमर है उसकी 3 प्राइम एंड के ऊपर जो है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ करके एक लंबा स्ट्रैंड बना दिया जाता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 3 प्राइम 5 प्राइम ये जो वाला है टेम्पलेट स्टैंड है, और टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर जो है प्राइमेज के द्वारा, ये प्राइमेज एंजाइम है जो चोकोर आप देख रहे हैं, ये प्राइमेज एंजाइम के द्वारा एक रेड कलर का जो आप सेगमेंट देख रहे हैं ये आरएनए प्राइमर है। क्या है, आरएनए प्राइमर है। और इस आरएनए प्राइमर जब कंप्लीट हो जाता है तो आरएनए प्राइमर जब जुड़ चुका होता है तो इसके बाद में इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ऐड होता है, और इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ये जो आप ब्लू कलर के देख रहे हैं नई जो डीएनए उसका सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन के अंदर कर दिया जाता है। मैकेनिज्म पढ़ रहे थे अपन, तो इस मैकेनिज्म के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म देखते हैं अपन कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड बाय द कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि जो पूरक क्षार क्रम है उसके अनुसार जो है न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जोड़ दिए जाते हैं। द सबस्ट्रेट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इज
ट्राइफॉस्फेट आर हाइड्रोलाइज्ड एंड एडेड बाय लीचिंग एनर्जी फॉर द डीएनए स्ट्रैंड। इसमें क्या होता है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के साथ में जो फॉस्फेट होता है, उस फॉस्फेट में से जो जब इसका हाइड्रोलाइज होता है तो क्या होगा कि जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी का उपयोग जो है डीएनए सिंथेसिस के लिए किया जाता है। तो डीएनए सिंथेसिस ऑन द लीडिंग, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए है अलग अलग स्टैंड के ऊपर अलग अलग प्रकार से होता है। हम जानते हैं कि इसके अंदर 2 स्टैंड होती है और वो इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क बनाती है। एक जो स्टैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरी जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। होता क्या है कि इसमें से एक स्टैंड के ऊपर जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूस होता है। जैसे ये वाली जो स्टैंड है इसके ऊपर डीएनए का स्टैंड जो सिंथेसिस है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और दूसरी वाली स्टैंड है उसके ऊपर डीएनए का स्टैंड जो नए जो डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है टुकड़ों के रूप में किया जाता है। तो वह स्टैंड जिसके ऊपर डीएनए का सिंथेसिस एक कंटिन्यूस स्टैंड के रूप में किया जाता है, लगातार स्टैंड के रूप में किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। और जिसके ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में किया जाता है उसको अपन लेजिंग स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे इसको, इसके पूरा डायग्राम आएगा इसमें। देखो इसमें जो ये जो है पूरा रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो आप डायग्राम में रेप्लिकेशन फोर्क को बताया गया। और इसके अंदर जो है कि इसके ऊपर जैसे ये जो अलग डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली कंटिन्यूस हो रहा है, इसको अपन लीडिंग स्टैंड बोलेंगे। और दूसरा जो स्टैंड है जहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है उसको अपन लेजिंग स्टैंड कहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये जो है वो पेरेंटल डीएनए है, पेरेंटल डीएनए, और ये अनवाइंडिंग होने के बाद में एक रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। और रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर वह स्टैंड जिसके ऊपर जो डीएनए का सिंथेसिस कम्प्लीटली किया जाता है, लगातार किया जा रहा है, उसको हम लीडिंग स्टैंड बोलते हैं। और वह ये जो स्टैंड जिसमें जो है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में से, जैसे फर्स्ट है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है, इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में किया जाता है, उसको अपन लेजिंग स्टैंड बोलते हैं। और वे छोटे छोटे सेगमेंट जो कि कंटिन्यूस नहीं है उनको अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनकी खोज ओकाजाकी वैज्ञानिक के द्वारा यूकेरियोट्स के अंदर की गई थी। इसमें जैसे DNA polymerase first degrades the RNA primer and repair it with the DNA, यानी कि जो बीच बीच के अंदर जो कंटिन्यूस जो स्टैंड है वो बना है उसके बीच बीच में क्या है, आरएनए जो प्राइमर है वो भी उपस्थित है। तो क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा इसको हटा दिया जाता है आरएनए प्राइमर को, और इसके स्थान पर जो गैप है उसको न्यूक्लियोटाइड के द्वारा फिल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से जो एंजाइम्स है या कौन कौन से प्रोटीन्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं। देखो नंबर 1 क्या देखते हैं कि मैनी प्रोटीन्स असिस्ट द डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए हेलिकेज अनवाइंड द डबल हेलिक्स, द टेम्पलेट स्टैंड आर द स्टेबलाइज बाय द अदर प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि बहुत डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे जो एंजाइम्स और प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि ये जो डबल स्टैंड है इसके बीच के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने से ये क्या होता है, दोनों स्टैंड होते हैं वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं, अनवाइंड हो जाते हैं। और अनवाइंड हो जाते हैं, अनवाइंड होने के बाद में जो SSB होती है, SSB सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है कि जो डीएनए अनवाइंड हुआ है, जो सिंगल स्टैंड है उसके ऊपर जाकर के जुड़ जाती है, ताकि वापस ये जिपर है वो वापस जो जिप है वो पूरी तरह से वापस न बन जाए। तो ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन का मुख्य कार्य ये होता है कि ये सिंगल स्टैंड दोनों स्टैंड को अलग अलग रखती है, यानी दोनों को वापस जुड़ने से रोकती है। अब इसमें जो है कि आरएनए प्राइमेज के द्वारा क्या क्या किया जाता है, आरएनए प्राइमेज के द्वारा आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर किया जाता है। और
मुख्य जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ही न्यूक्लियोटाइड्स को एक के बाद एक जो गोइंग स्ट्रैंड है उसके अंदर जोड़ता है। तो और इसकी जो डायरेक्शन होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स उनको जोड़ने का जो कार्य किया या एक के बाद एक व्यवस्थित करने का जो कार्य किया जाता है वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा किया जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा जो आरएनए प्राइमर है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और जो गैप बनता है उसके स्थान पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको स्थापित कर दिया जाता है। जैसे इसके अंदर अपन अलग अलग जो कौन कौन से प्रोटीन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके जो कार्य है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये सबसे पहले अपन देखते हैं कि हेलिकेज एंजाइम, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, जैसे ये व्हाइट कलर का जो इसमें दिखाया गया है, ये हेलिकेज एंजाइम जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उस पर आकर के जो ओराई से ओरिजिन रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस है उसके ऊपर बाइंड होता है, उसके ऊपर बाइंड होने के बाद में ये दोनों को इस जिपर को इस तरीके से खोल देता है, यानी इन दोनों के बीच जो नाइट्रोजनस जो बेस है उनके मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करने का कार्य हेलिकेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब क्या होगा कि जब जो स्ट्रैंड है वो अनवाइंड हो गया और सिंगल स्ट्रैंड बन गया, तो ये सिंगल स्ट्रैंड वापस डबल स्ट्रैंड के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए, इसको रोकने के लिए क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इसके साथ में बाइंड हो जाती है। उसके बाद में जो प्राइमेज जो है प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को इसके जगह सिंथेसिस कर देता है, जैसे ये ग्रीन कलर का आरएनए प्राइमर को इसमें सिंथेसिस करने का कार्य कर देता है। उसके बाद में देखते हैं अपन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का मुख्य रोल क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके एक लंबी श्रृंखला को बना देना। और डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा आरएनए पॉलीमरेज को हटा दिया जाता है और जो गैप बनता है उस गैप के स्थान पर नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके उस स्थान को इसके द्वारा भर दिया जाता है। अब जैसे थर्ड जो आता है डीएनए लीकेज का मुख्य कार्य है कि जो निक बनी है दोनों के बीच में, हालांकि यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड पूर्ण है, यहाँ तक कोई न्यूक्लियोटाइड पूर्ण है, इन दोनों को आपस में सील करने का जो कार्य किया जाता है वो डीएनए लीकेज के द्वारा किया जाता है। इसमें जो कंप्लीट जो है वो रेप्लिकेशन को बताया गया है, जहाँ पर कि दोनों जो हेलिकेज एंजाइम जो व्हाइट कलर का जो हेलिकेज एंजाइम है वो यहाँ पर बाइंड हो जाता है और इसको अनवाइंड कर देता है। अनवाइंड करने के बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन इसके ऊपर जोड़ते हैं और उनको सिंगल स्ट्रैंड ही बनाए रखते हैं। और आरएनए जो है प्राइमर के द्वारा जो है आरएनए जो है प्राइमर है आरएनए प्राइमर के द्वारा आरएनए प्राइमर को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में रेड कलर का जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो इसकी जो स्ट्रैंड है उसको आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक बहुत ही कंजर्व है, यानी सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है। थैंक यू।